जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का डेट फाइनलाइज हो चुका है कि 25 फरवरी को आपको बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होगा। 1275 बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होगा। और आपको पता है कि इस एग्जाम में साथियों, अगर आपका सपना है डबल स्टार आपके कंधे पर चमके, यूं ही नहीं चमकते हैं डबल स्टार कंधों पर, पसीनों की हर बूंद से मेहनत करनी पड़ती है साथियों। एडिटोरिया तो बहाना है, डबल स्टार के लिए ऐसा डिस्कशन और कहां। अब की बार वर्दी हमारे के नारे के साथ 3 बार, ये तीसरा बार बिहार दरोगा में मेरा भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन मैं बीपीएससी टीचर हूं और अब मैं दौड़ रनिंग वनिंग से थोड़ा परहेज कर रहा हूं। अब दौड़ने का समय ही नहीं है। 2 बार बिहार दरोगा पास, तीसरी बार भी पास। देहाती गुरु सर्वेश आपको आज एडुटेरिया का एक एक लफ्ज का डिस्कशन ऐसा कराएगा, ऐसा डिस्कशन कहीं और कहा। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेस के जी पे ही है और ऐसा डिस्कशन कहीं और कहा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगेगा। बिहार दरोगा के लिए 1275 के लिए, ओके, 1275 के लिए जिसका रिजल्ट जो है वो 24 जनवरी को आया था। और इसमें लगभग 25,000 बच्चे क्या है पास है, 25,000 बच्चे पास है, 25,000। अब इन 25,000 बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है मेंस का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं मेंस के लिए, और आप लोग उसे उम्मीद है कि इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो इसका आप लोग अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। निम्न में से कांग्रेसी अध्यक्ष जिन्होंने जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों की वार्ताएं की थी। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटा समय होगा। और एक चीज और है, 0.25 मार्क्स का निगेटिव रहता है, 0.20। ओके, मतलब 10 गलती पे आपका 1 नंबर कट जाता है। अब आपको पता है कि कांग्रेसी अध्यक्ष जिन्होंने क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और लॉर्ड बेबल योजना कब आया था? ये भी 1942 के आसपास आया था। ओके, और आपको पता है कि इस समय जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। तो जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे, तो निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद। वही आपको पूछे, आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ओके, और जवाहरलाल नेहरू कब थे? तो 1929 में थे। और इन्होंने ही क्या किया था साथियों? तो रावी नदी के तट पे जो तिरंगा फहराकर 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की मांग की थी। अब अनुशीलन समिति कौन थे? अनुशीलन समिति थी, आपको पता है कि अनुशीलन समिति का स्थापना वीरेंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी 1907 में। कब की थी? 1907 में की थी। और ये किसने किया था साथियों? तो वरिंद्र नाथ घोष, वरिंद्र कुमार घोष, और साथ ही साथ भूपेंद्र दत्त। कौन किया था? भूपेंद्र दत्त। तो ये दोनों ने मिलकर 1907 में ढाका में इसका स्थापना किया था। किसका? आपका ये अनुशीलन समिति का। और इस समिति में जो है, ये एक कैसी समिति थी साथियों? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? क्रांतिकारी संगठन था। ओके, वेरी गुड। कोई समस्या? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य, आपको पता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य की अध्यक्षता किसने की थी? आप तो ये जानते हैं। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा बनाने में एनजी रंगा का भी योगदान था। और सबसे पहले आपको पता है कि बिहार में मुंगेर जिले में ये बनाया गया था। लेकिन पूरा ब्रॉड लेवल पे, पूरा इंडिया लेवल पर इसकी अध्यक्षता 1936 में लखनऊ में किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसे दंडी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 1950 में हो गई थी। और इन्होंने भूदान आंदोलन में बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, और अगर आपसे पूछे सचिव कौन था? सचिव यही था। सचिव कौन था? सचिव था एनजी रंगा जी। क्या थे? सचिव थे। ओके साथियों, ये सब आपको याद रखना होगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। उससे पहले हाजीपुर में भी बिहार के लेवल पे किसान सभा का गठन किया गया था। ओके, और इन्हें डांडी महाराज कहा जाता है। इनका मृत्यु 1950 में हो गया था। ओके, अब ये सब आपको डिस्कशन क्या लगेगा? ये सब बात आपको कहीं चलते हुए कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना है। आपका रिवीजन होता रहेगा और आप परीक्षा में जरूर अच्छा करेंगे। 25 दिन तक लगातार 25 सेट आप हमारे साथ जरूर देखें। इनमें से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? आपको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये। नाम था इनका गोपाल कृष्ण गोखले। और इनकी मृत्यु 1915 में ही हो गई थी। और ये क्या थे? नरम दल के नेता थे। तो ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महादेव गोविंद रानाडे जो कि शिष्य थे,
इनके वो उनको क्या कहा जाता है तो उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1905 में ये कांग्रेस के अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्षता भी किए थे 1905 में। ओके, और 1902 में गोखले इंपीरियल, और 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी ताकि नौजवानों को सोसाइटी। और दूसरा बात है चंद्रशेखर आजाद, आप लोग जानते हैं ये काकोरी कांड से भी संबंधित थे। उसके बाद अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी। भगत सिंह 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंके थे, 23 मार्च को इनको फांसी दिया गया था। शहीदी दिवस सूर्य सेन, इसको मास्टर दा कहा जाता है, मास्टर दा। और इन्होंने क्या किया था साथियों, तो आपको पता ही है, जो वहां पे ढाका में इन्होंने शास्त्रागार को लूटा था सूर्य सेन, और उसके लिए इनको फांसी की सजा हुई थी। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, किताब में ये सब है ही नहीं। 1921 में मोपला भेजो, मोपला देखिए किस, जो केरल के है ना, केरल के मुस्लिम किसान को क्या कहते हैं, मोपला कहते हैं। और केरल का मुस्लिम किसान से जो वहां के राजा थे त्रावणकोर के, वो बहुत टैक्स वसूल करते थे। तो पहले ये मोपलाओं ने क्या किया, राजा के विरुद्ध किया, और फिर जब पता चला कि अंग्रेज है तो अंग्रेज के विरुद्ध, और गांधी जी को इसका समर्थन, गांधी जी इसका समर्थन किए थे। और ये केरल में हुआ था, और केरल के मुस्लिम किसान को क्या कहते हैं, मोपला कहते हैं, और ये केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं साथियों। ओके, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई? बच्चा बच्चा जानता है कि आपका क्या है, 18 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को, कब, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी पहली बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ओके साथियों, और इसका नाम क्या था, ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प नीति भी किसका था, लॉर्ड डलहौजी का, राज्य हड़प नीति। और आपको पता है हड़प, आपको पता है कि अंग्रेज ने ये सब जो रेल लाइन बिछाई थी ये अपने सुविधा के लिए बिछाया था, ताकि क्या कर सके, इजीली वे में वो कोयला उला को पोर्ट तक पहुंचा सके। उसका कहीं से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भारत में वो आप लोगों का विकास करना नहीं चाहते थे। बहुत आदमी कहता है कि अंग्रेज का दिया हुआ रेलवे है, ये है, तो वो सब बेवकूफ है भैया। अंग्रेज कुछ देना नहीं चाहता था, वो बस लेना चाहता था, और लेने में सुगमता के लिए उसने रेलवे लाइन बिछाई। से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य भी लिखा है। और ये गीता रहस्य कब लिखे थे, ये जब मांडले जेल में थे, और पत्रकारिता के लिए सबसे पहले इन्हीं को जेल भेजा गया था। और जब ये मांडले जेल में थे तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है, एम एन रॉय है, एम एन रॉय। और आपको पता है कि यही एम एन रॉय जो है संविधान सभा में, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किसने लिखा है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। गोखले जी के कहने पर ही गांधी जी क्या किए थे, पूरा भारत भ्रमण किए थे सेकेंड क्लास के डब्बे में बैठकर। ओके, तो और आपको पता है कि तिलक जी, जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इन्होंने तिलक स्वराज कोष की स्थापना भी की थी। इन्होंने मराठा और केसरी, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मराठा प्लस केसरी नामक 2 पत्रिका का संचालन किया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में था, केसरी मराठी भाषा में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आप लोग देखे होंगे मूवी अलाउद्दीन खिलजी वाला, जिसमें रणवीर सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल करता है, पद्मावत में भी है। तो इसमें जो है रामचंद्र देव जो है ये क्या था, देवगिरी का शासक था। देवगिरी वर्तमान में कहाँ है, तो देवगिरी उस समय गुजरात के एक भाग को कहा जाता था। और 1306 में इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। ओके, कब क्या था, 1306 में। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने घोड़े दागने, सैनिक की हुलिया लिखने और बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। और अलाउद्दीन खिलजी के एक जो क्या थे, सेनापति थे, उसका क्या नाम था, मलिक काफूर था। और ये मलिक काफूर ही इसके साथ अवैध संबंध भी था, और ये मलिक जो कि हिजरा था। और इसी मलिक काफूर ने क्या किया था, तो देवगिरी पर आक्रमण किया था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। और इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान, और अकबर के सेनापति थे मान सिंह। अकबर के सेनापति कौन थे? बाजरे की रोटी खाए थे महाराणा प्रताप, लेकिन जब तक वो जीवित रहे तब तक चित्तौड़गढ़ के
जंगलों में छिपकर अंग्रेज मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु हुई, इनके बेटे ने मुगल सरदार के साथ क्या किया, साझेदारी कर ली तुरंत। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के दो दो भनबड़ा अवशेष है। हड़प्पा जो कि सबसे बड़ा है, और मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है जो कि सबसे बड़ा बिल्डिंग है। ओके, अब इन सबों में जो है सभी थे संबंधित, लेकिन ये जो क्या है आपका बी.एस. स्मिथ, ये नहीं थे। बी.एस. स्मिथ क्या थे, ये 1837 में आए थे, और इन्होंने क्या किया था, तो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, और अशोक पर इन्होंने ढेर सारी पुस्तक लिखी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सब बी.एस. स्मिथ की लिखी हुई पुस्तकें हैं। इन्हें भारत में जो है उत्खननकर्ता के रूप में जाना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था साथियों चेदी वंश से। और ये खारवेल, और ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और आपको पता है कि कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसी को क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता था। और अकबर ने उड़ीसा इस कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग का युद्ध आपको पता है 261 ईस्वी पूर्व में, और वो युद्ध जो है हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था साथियों। तो ये सब बातें आपको याद रखनी होगी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक गौतम सतकर्णी। ओके, उसके बाद पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्पभूति वंश के संस्थापक थे कौन, हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन इसी वंश का था, पुष्पभूति वंश का। ओके, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत मतलब होता है साथियों वैसी भूमि जो जोती गई नहीं हो, जंगली भूमि हो। तो गुप्त काल में जो है जंगली भूमि जिस पर जोत नहीं होता था, कृषि नहीं होता था, उसे क्या कहते थे, उसे अपरहत कहते। जसवंत और दशावन, दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार के, ये क्वेश्चन क्या है 2446 बिहार दरोगा के मेंस में पूछा जा चुका है। जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के समकालीन थे। वैसे तो चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, जहांगीर के काल को चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन साथियों ये जो दो थे, ये अकबर के दरबार में, ख्वाजा अब्दुल और सैयद अली आदि भी चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि दरबारी थे। प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? आपने पतंजलि के बारे में जानते हैं। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। योग दर्शन की प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। महान व्याकरणवादी थे, और ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रहते थे। ब्रह्म और पुष्यमित्र शुंग जो है ये इनका क्या था, ब्राह्मण था। ये कौन? पतंजलि। ओके, और वसुमित्र जो है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ओके, और पुष्यमित्र शुंग का के बाद ही जो कण्व वंश की स्थापना हुई, उसकी स्थापना किया था वसुमित्र ने। और पाणिनि ने ही अष्टाध्याय महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इन्होंने की थी महान व्याकरणविद पतंजलि, और अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने किया था। ओके, पतंजलि योग दर्शन। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तभी बताए, स्वामी सदानंद सरस्वती। और सचिव कौन था? एम.जी. रंगा था। ओके साथियों, ये तो आपको बता चुके हूँ पहले ही। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसने जमींदारों के अनुमूलन। और अगला है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंची उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। कहता है अगर आपको छत पर से इमीडिएटली कूदना है तो कैसे कूदेगा? तो एक छत्ता ले लीजिए, छत्ता पकड़ के कूदिए। इससे क्या होगा, हवा नीचे से ऊपर की ओर लगेगी और आप धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। तो पैराशूट के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है था, वायु के प्रतिरोध के कारण इस तरह से रहता है, तो धीरे धीरे आदमी गिरता है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम यही कहते हैं। ओके, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, F बराबर ma। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस प्रकार है? अल्फा बीटा और गामा की अवरोही जो वेधन क्षमता है, जिसमें गामा का सबसे ज्यादा होता है तब होता है बीटा का, और तब होता है अल्फा का साथियों। और अल्फा बीटा और गामा रेडियो सक्रिय तत्व से निकलते हैं। ओके, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्न में से किसका एकलक है? तो ये टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक है, टेट्रा फ्लोरो एथीन का बहुलक है। ओके, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है साथियों, और इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ओके, ठीक है ना।
कहते अति शीतलन, सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। सुपर कूलिंग का मतलब क्या होता है? हिमांक के नीचे, मतलब जिसमें बर्फ जम सकता है उससे नीचे अगर उसको हम लोग क्या करते हैं? ठंडा करते सुपर। इनमें से कौन सा तत्व सभी अकार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी अकार्बनिक यौगिक में क्या मिलता है साथियों? तो सभी सभी अकार्बनिक यौगिक में जो है वो आपका मिलता है कार्बन। सभी अकार्बनिक यौगिक में कार्बन मिलता है। सिगरेट लाइटर में से कौन सा गैस भरा होता है? बच्चा बच्चा जानता है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरा होता है, C2H4। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है? सौर विकिरण, तो ये जो आपका सौर विकिरण का प्रास है, रेंज है, ये रेंज क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। या सूर्य विकिरण, ये जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। छोटा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बच्चा बच्चा जानता है। ओके। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल H2SO4 है, जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जानते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है साथियों? एसिटिक अम्ल। ओके। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कुछ कोई पूछ दे कि मेथनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, तो ये भी एक अम्ल ही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है HCl। और ऊपर में आपका कहा था एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला तो बता दिए। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl। ओके। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो इस डिस्कशन को देखा नहीं, वो डिस्कशन क्या होता है क्या जाने। मोहब्बत यूं ही नहीं आसमां में होती है, मोहब्बत यूं ही नहीं जमाने में होती है, उसके लिए त्याग तपस्या और बलिदान चाहिए होता है। तो दबा के पढ़ते रहिए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो सल्फेट क्या है? तो यहाँ पे हमको मैच करना है। तो एक का क्या होगा साथियों? सल्फेट फंगी नाशी है। पेनिसिलिन क्या है साथियों? पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, सबसे पहले खोजा गया था एंटीबायोटिक। यूरिया क्या है? उर्वरक है। और मेलाथियोन क्या है? तो कीटनाशक है। मेलाथियोन क्या है? कीटनाशक है। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? सी है। निम्न से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? तो लामा और अच्छा ये भी है। तो लाल रुधिर कनिकाओं में नहीं होता एक, उसके बाद मूल रोम कोशिका में भी नहीं होता है, और आपका एक केंद्र कानू में भी केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? 1, 2 और 4। ठीक है ना। लामा और ऊंट के लाल रुधिर कनिकाओं में जो है वो आरबीसी में मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगला है एक एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों? ये कहलाता है एल्किलीन। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। और इसका जो है इस तरह से C+C। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट है? डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या है? तो ये एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबो शर्करा फास्फेट समूह इसमें क्या है? शामिल है। ओके साथियों। अगला है ट्राइग्लिसराइड। क्या है? ट्राइग्लिसराइड। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड इज ए वसा फैट। ओके। शरीर में पाए जाने वाले वसा का प्रकार है। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से रक्त अल्पता होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं साथियों? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। ओके। और छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इससे इसकी मौत भी हो सकती है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र। और संगठित क्षेत्र का मतलब वैसा क्षेत्र जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो सरकार को उसका आंकड़ा मिलेगा कैसे? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसका हम लोग नाम जानते हैं नबार्ड।
BRD नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ओके साथियों, तो ये सब बातें आपको याद रखनी होगी। अब नवाब के अभी कौन है, तो चंतालु हैं। किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक, तो गिनी गुणांक और तो ये आय असमानता, गिनी गुणांक जैसे आए तो याद रखना है कि गिनी गुणांक आय असमानता को दिखाता है कि अमीर आदमी के बहुत पास रुपया और गरीब आदमी के पास बहुत कम रुपया। समाज में व्याप्त आय व संपत्ति के आसान वितरण की माप है, सांख्यिकी आधार पर करना गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक को आय असमानता से संबंध किया जाता है। इसका विकास इतालवी सांख्यिकविद एवं समाजशास्त्री कराडो गिनी ने किया था। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व धारणा नहीं है? तो मांग के नियम में क्या एक पूर्व धारणा नहीं है साथियों? यह उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव को प्रभावित करना, उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव को प्रभावित करना यह शामिल नहीं है। ओके, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कहता है भारत के चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त का सही आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे कम चावल का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? तो सबसे कम चावल सर्वाधिक अवरोही क्रम में देखा जाए, यहाँ आरोही क्रम कह रहा है। ओके, अवरोही क्रम में देखा जाए तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन तो ये होगा पश्चिम बंगाल। ये अवरोही हो जाएगा, ये अवरोही क्रम कर दीजिए। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और बिहार है। तो क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और इसके बाद बिहार है साथियों चावल के उत्पादन में। ओके, भौगोलिक उत्पादन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? भौगोलिक उत्पादन चक्र की संकल्पना डब्ल्यू एम डेविस ने। और ये क्या होता है? तो विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। बताया कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसका अंतर्गत उचित भूखंड अपर्दन के पराक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ओके, मतलब क्या है कि भौगोलिक अपर्दन क्या है कि जैसे कोई पहाड़ है, धीरे धीरे ये हटेगा और ये क्या बन जाएगा? समतल मैदान। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांडो नहीं है? दक्षिण पश्चिम कमांड, उत्तर पूर्वी कमांड, केंद्रीय कमांड। आपको पता है पश्चिम उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है, पश्चिम कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड है। और दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। उसके बाद केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है साथियों? ये लखनऊ में है। सैन्य प्रशिक्षण कमांड कहाँ है? तो ये शिमला में है। ओके, ठीक है ना। और भारतीय सेना के कुल 8 कमांड है। ओके, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था। निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करे करता है। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। एकदम सत्य वचन है। ओके, उसके बाद हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये गलत है, क्योंकि ढाल तो प्रायद्वीपीय नदी का खड़ा है क्योंकि वो पहाड़ों से होकर, ये भी सही है, हिमालय नदी का ढाल ज्यादा है पहाड़ों पर। कहता है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये गलत है। क्षरण क्या, वो तो बूढ़ी नदी है। तो एक और दो सही है, एक और दो नीचे दो और दो सही है, ठीक है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गंगा का मैदान क्या है साथियों? तो जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन मैदान है। जियोसिंक्लाइन मैदान का मतलब क्या है? अपर्दित मैदान है। ये मैदान अभी नया ही निर्माण हुआ है। भूसंनति सागर के वैसे संकरे एवं छिछले भाग को कहते हैं, जिससे लंबे काल में मलबा का जमाव होता रहा और धीरे धीरे ये मैदान बनकर। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। मतलब अंदर ही कोयले में आग लगा दिया जाता है और कोयले का फोड़ा बनने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। और जो है 1961 से अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके,
तुम्मालापल्ली खदन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तुम्मलापल्ली, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुम्मलापल्ली यूरेनियम का भंडार कुडप्पे जिले में स्थित है। वर्ष 2004 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में 85 टन यूरेनियम उपलब्ध है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? जवाहर सुरंग का निर्माण जो है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया और बढ़िया हाल बनाने के लिए किया गया, इसलिए किस दर्रे में किया गया? बनिहाल दर्रे में किया गया। 2.85 किलोमीटर है इसकी लंबाई और NH 44 पर है। ये किस पर है? NH 44 पर है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है साथियों? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह सूर्य है, जिसको भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और शुक्र इस पर उपस्थित मीथेन गैस की वजह से इतना चमकता है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? ये जो वैश्विक सम्मेलन था साथियों, ये था रियो डी जेनेरियो 1992, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ओके, और इसके बाद जो है ओजोन परत को नष्ट करने से बचाने के लिए 1985 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, जबकि रियो सम्मेलन 1992 में कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी पृथ्वी के ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन की कमी से संबंधित। और क्योटो प्रोटोकॉल भी 1997 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल भी क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए था। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए था। और ये क्या था? ये था ओजोन परत के लिए, O3 के लिए। ठीक ना? निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में है? बिहार के मुंगेर में है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, आप जानते हैं कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। ओके, बाकी राजगीर और गौतम बुद्ध ये नालंदा में। अगला सवाल देखते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कहता है नागी नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो नागी नकटी जमुई में। बिहार का पहला पक्षी कलरव उत्सव भी यहीं पर आयोजित किया गया था। ओके, वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 की धारा 18 के अनुसार 25 फरवरी 1984 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहाँ 133 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। कहता है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य जिला कौन है? तो बिहार में गन्ना बेच के चुम्मा ले अब हम बैसाख में, हमारे घर पश्चिम चंपारण हो। ठीक, तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य जिला कौन है साथियों? पश्चिम चंपारण है। ओके, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? विद्यमान होने का सही क्रम है जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई है। ओके, और ये जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है, बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड, हनोई जो है ये क्या है? तो ये वियतनाम की राजधानी। इनमें से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? अभी आपको पता है कि बिहार में पछुआ हवा का प्रकोप था। और ये पछुआ हवा कहाँ से आया था साथियों? तो ये पछुआ हवा वहीं से आया था भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो पंपास पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है और भूमध्य सागर और मकर रेखा के पास नीचे है, इसलिए पास में क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है साथियों, याद रखना है। निम्न से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करते? तो अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ओके, जल संधि किसको कहते हैं? तो समुद्र के दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला एक पतला सा संकरा रास्ता क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। यह रूस के अलास्का और अमेरिका का अलास्का को अलग करता है। वो अमेरिका का अलास्का जो कि रूस से अमेरिका ही खरीदा था, पता ही होगा आपको। कहता है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है, कोटा के पास, आपको पता है। और चूलिया जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के पास चंबल नदी पर अवस्थित है। और यहाँ पर 43 मेगावाट के 4 विद्युत इकाइयां भी लगाई गई है। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है। चंबल नदी बिहार का निर्माण करती है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। जनपा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और कितना जानना है? इनमें से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं है? देखिए, राजस्थान में नहीं रहने वाली मवेशी नस्ल है ये हिलीकर। हिलीकर देखिए, सब तुक्का चलेगा भैया। मेवाती, राठी, थार पार कर, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये सब एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जो कि आपको घबराना नहीं है, उसको मार देना है। इनमें से कौन सी एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी के रूर घाटी तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, लेकिन लॉरेंस बेसिन जो है ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। ओके, जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? राइन नदी बहती है। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। ओके, अगला है मेघालय पठार किसका विस्तार है? बच्चा बच्चा जानता है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और ये जो मालदा भ्रंश की वजह से ये क्या है? अलग हो गया है। और उसके बाद अब मालदा के पास चिकन नेक की निर्माण हो गया है। और यहाँ पर गोरो खासी और जैंतिया नामक 3 पहाड़ियां जो कीप नुमा आकृति बनाती है इस तरह से।
जिसमें मानसून फंसकर क्या करता है, खूब बारिश कराता है मासिंडा में। पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है, तो पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2007 में किया गया था साथियों। पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था, और यह आयोग ने संघ और राज्यों में मौजूद व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा के साथ ही विधायी संबंधों, प्रशासनिक सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में विभिन्न न्यायालय के फैसलों की जांच एवं समीक्षा की रिपोर्ट दी थी। आइए 62 नंबर क्वेश्चन साथियों, कहता है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। तो अनिवार्य आरक्षण किसे प्रदान करता है, ये प्रदान करता है साथियों 1, 2 और 3 तीनों को, यानी कि क्या है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिला को। ये क्या करता है 1992 का, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कमंडल मंडल, पीपी मंडल की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था, इसके द्वारा जो अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के जो 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था, 21वां द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 121 सिंधी। ओके, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या, हिंदी है। 21वां संविधान संशोधन अभी वर्तमान, उसके बाद हुआ था साथियों 71वां संविधान संशोधन मणिपुर, जिसमें नमक को जोड़ा गया था। नमक मतलब नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये किसके जोड़ा जोड़ा 71वां। और उसके बाद एक हुआ था आपका 92वां, ये दोनों को जोड़ के 71वां और 21वां, और इसमें जोड़ा गया था बोडो को, बोडमास, बोडो डोगरी मैथिली संस्थाली को जोड़ा गया था। ओके, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो संविधान का 103वां संशोधन जो है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है, जिसको आप लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहते हैं, इसी से संबंधित है 10% आरक्षण। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। यह प्रावधान क्या है साथियों, तो यह है प्रावधान 105। क्या है, 105 है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है, इसमें क्या है साथियों, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 20 में वित्त आयोग है। संविधान के भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं का चर्चा है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। ओके, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी जो है ये क्या थे, प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो भारतीय विधान परिषद बजट पर जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट बजट तो कर सकते थे, बहस तो कर सकते थे, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो भारतीय संविधान में जो है संसाधनात्मक मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया है। ओके, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया वो है संसदीय विशेषाधिकार। ओके, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान पर ब्रिटिश, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, इसको हम लोग फॉरेन रिसोर्सेज कहते हैं, सोर्सेज। जैसे न्यायिक समीक्षा हम लोगों ने कहाँ से लाया था, तो अमेरिका से लाया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हम लोग कहाँ से लाए, जापान से लाए। और आपातकाल के दौरान ये हम लोग कहाँ से लाए थे, जर्मनी से लाए थे। ओके, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म पर विचार कीजिए। राजस्थान भजन लाल शर्मा सही है, मध्य प्रदेश मोहन यादव सही है, तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी सही है। ओके, इनमें से सभी सही है। और एक राज्य में और मुख्यमंत्री कहाँ बदला था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं, वो जोशी हैं। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। बिहार राज्य की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी जो है ये कितनी है साथियों, तो ये है 13,07,25,310। 13 करोड़
7,25,310 है। इंदिरा गांधी शांति निशास्त्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शास्त्रीय निशास्त्रीय पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये डेनियल वेरम बोहिम को और अली अब्दुल अवाद दोनों को प्रदान किया गया। ओके, और ये क्या है? तो पुरस्कार अर्जेंटीना और इजराइल के पियानो वादक व संगीत निर्देशक, अर्जेंटीना और इजराइल के हैं ये जिनको पुरस्कार दिया गया, जो संगीत निर्देशक है। ओके, तथा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है ये संजीव जी को प्रदान किया गया है। ओके, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण कौड़ को, मैथिली के लिए बासुकीनाथ झा को और संस्कृत के लिए अरुण कुमार मिश्रा को दिया गया है। ओके, बस 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन आता है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है 2023 का। उसके बाद साहित्य का जॉन ओलाफ फॉरेस्ट को दिया गया है, भौतिकी का प्यारे ऑगस्टीन को, ये सब याद कर लेना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वेलकम टू पैराडाइज के पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज की पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। ओके, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा, वर्निंग रोज इन गोल्डन गार्डन। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। रोमांस स्टोरी झंपा लहरी, वी ऑल मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग। नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये COP28 आपको पता है कि हर साल होता है, क्लाइमेट ऑफ पार्टीज, और ये वर्तमान में जो है ये संबंधित है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए। और वर्तमान में ये मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ था, जहां हमारे कौन विदेश मंत्री गए भी थे। ओके, तो आप लोग देखे होंगे न्यूज में, और वहां के अब्दुल फतेह अल सीसी आए भी थे। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की आश्रय सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो मानवता के गर्व आश्रय सांस्कृतिक विरासत स्थल गरबा नृत्य को। और गरबा नृत्य कहाँ का है साथियों? तो ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा नृत्य। ओके, और ये जो अमूर्त स्थल पर जो घोषित था ये 2008 से स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है, भारत के विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 5D की अवधारणा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ओके, और ये 5D में अर्थात क्या? डिमांड, मांग, डेमोग्राफी, जनन की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डिजायर इच्छा तथा ड्रीम सपने का महत्व को रेखांकित किया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में से किस देश ने जीता? तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ओके, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और ये पुरस्कार जीत लिया साथियों। एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहे तो कितने पृष्ठ होंगे? तो पहले तो आपको क्या करना, 365 पृष्ठ है, 28 पंक्तियां हैं। अब 35 पंक्तियां हैं तो 35 से इसको क्या कीजिए पहले, तो वही 28 गुना 365 बटे 35, अपना कट कुट कीजिएगा, 292 पंक्ति आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका सही जवाब आएगा 4। एक परीक्षा में 48% छात्र, तो ये हम लोग क्या करते हैं, तेजी से आंसर कर लेते हैं, या फिर मैथ रीजनिंग को छोड़ दिया जाए? बहुत समय टेकिंग करेगा, हम लोग अगले वीडियो से करेंगे मैथ रीजनिंग। अभी विद्यालय जाने का समय हो गया है। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या कीजिए, खूब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सर्वेश क्लासेज केजी जी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, और आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्सर मिलते रहेंगे इसी तरह के चुनिंदा वीडियो के साथ। ओके साथियों, और ऐसा डिस्कशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यूटिटेरिया मॉडल सेट 1 था, ये 2 भी लेकर आएंगे, 3 भी लेकर आएंगे, और अब हम लोग मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन अगले वीडियो से करेंगे, जरूर करेंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। पढ़ते रहिए और वर्दी के सपने में जीते रहिए। धन्यवाद।